हाल ही में धार की भोजशाला में एएसआई ने जो सर्वे किया 94 मूर्तियां वहाँ पर मिली। हिंदू धर्म से जुड़े और भी कई महत्वपूर्ण सबूत वहाँ पर मिले। आपका ये भी कहना था कि ये एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, तो फिर तो ये तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंडर में आता भी नहीं है। इसके बारे में थोड़ा बताएं, धार की भोजशाला के बारे में थोड़ा। बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा सर। अगर आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेक्शन 1991 का अध्ययन करेंगे तो सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 में ऑलरेडी एग्जेम्पशन है कि जो एरिया एएसआई प्रोटेक्टेड एरिया है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड, ये एएसआई का एफिडेविट है। धार की भोजशाला 1951 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने अधीन ले ली थी। तो जब एएसआई ने उसको अपने कंट्रोल में ले लिया और एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हो गया, तो बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहां पे एएसआई एक्ट लागू ही नहीं होता, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता है। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ही लिखा हुआ है कि जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है वहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। तो उसको रिक्लेम किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि वो एएसआई के प्रोटेक्शन में है जी। उसका जो कंट्रोल है वो इस समय एएसआई के पास है। और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं आपके चैनल पे, 7 अप्रैल 2003 का एएसआई का एक आदेश है जिसमें एएसआई ने ये आदेश दिया, और शायद ऐसा आदेश आपने या आपके दर्शकों ने इस देश की लीगल हिस्ट्री में आज तक कभी सुना नहीं होगा, समझा नहीं होगा, देखा नहीं होगा। 7 अप्रैल 2003 का एएसआई का आदेश है जिसमें एएसआई ने इस जगह हिंदू समाज को मंगलवार को पूजा करने की इजाजत दी और फ्राइडे को मुस्लिम समाज को इसी जगह पे नमाज पढ़ने की इजाजत दी। भाई, या तो एक परिसर मंदिर परिसर है या तो एक परिसर मस्जिद परिसर है, दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं। और इसीलिए वहां पे 7 अप्रैल 2003 से पहले और 7 अप्रैल 2003 के बाद तनाव की स्थिति बराबर बरकरार रहती है। बसंत पंचमी के दिन पहले इजाजत मिलती थी कि बसंत पंचमी पे हिंदू समाज के लोग यहाँ पूजा कर सकते हैं, पर जब बसंत पंचमी फ्राइडे को पड़ जाती थी तो वहां पे बहुत बड़ी तनाव की स्थिति हो जाती। दिमाग किसका था? अब ये 7 अप्रैल 2003 को जो उस समय के ऑफिसर्स हैं उन्होंने ये आदेश पारित किया है, तो हमने इंदौर हाईकोर्ट में यही बात रखी और यही बात मैं आपके सामने कह रहा हूं कि 7 अप्रैल 2003 के इस आदेश के खिलाफ हमने इंदौर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है और ये कहा है कि भाई इसकी इंक्वायरी कर ली जाए। इंक्वायरी करके आज एएसआई की रिपोर्ट आपके सामने आ चुकी है। एएसआई की रिपोर्ट चीख चीख के कह रही है कि हिंदू मंदिर का परिसर है। 94 जो आपने बताया मूर्तियां मिली हैं, मैंने आपको बताया 106 खंबे हैं जिसमें हिंदू देवी देवताओं के चित्र थे। ओम नमः शिवाय, ओम सरस्वती नमः, अलग अलग वहां पे क्या कहते हैं हिंदू धर्म से संबंधित चीजें मिली हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कैसे एक मस्जिद परिसर हो सकता है और कैसे वहां पे जो खिलजी ने, आप उस बलिदान को भूल जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 में जगह को तोड़ दिया था, वहां पे 1200 लोगों को मरवा दिया था जिन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया। उसके बाद भी हिंदू समाज के लोग बराबर अपने हक के लिए वहां पे लड़ते रहे और आज वो दिन आया है जब हम एक तरफ बढ़ रहे हैं, सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पे कोर्ट अपना वर्डिक्ट देगा। पर जब हम इस सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो एक बात की जाती है कि भाई आप सोशल फैब्रिक डिस्टर्ब कर। तो सोशल फैब्रिक तो वो डिस्टर्ब कर रहे हैं जो मंदिर परिसर में जाके नमाज अदा कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जो आपने सवाल पूछा कि धार भोजशाला का अगर कोई अध्ययन करे और एएसआई की रिपोर्ट जो 11 वॉल्यूम्स में फाइल हुई है उसका अध्ययन करे, तो आपको ये कोई, मेरी बातों से आपको लग सकता है भावनात्मक इशू है। कोई भावनात्मक इशू नहीं है, ये टोटल एक हिस्टोरिकल और लीगल रिसर्च के आधार पे बेस्ड इशू है जिससे साबित हो रहा है क्लिंचिंग एविडेंस के आधार पे। मैं टाइम समय की कमी नहीं तो मैं आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगा जो मैंने अपनी पिटीशन में फाइल किए हैं। 52 फोटोग्राफ्स फाइल किए हैं जो ये शो कर रहा है सामने ऑन द फेस वैल्यू कि भोजशाला का पूरा परिसर एक हिंदू मंदिर का परिसर है। अभी आप चले जाइए 2.5 दिन का झोपड़ा, वो पूरा परिसर एक हिंदू मंदिर का परिसर है जिसको आप कह रहे हैं 2.5 दिन का झोपड़ा और उसको मस्जिद के रूप में उपयोग कर रहे हैं। ऐसे हजारों जगह हैं और आप कहते हैं इसके ऊपर बात ना हो। आप मतलब जो लोग हैं वो परसेप्शन कहते हैं इसके ऊपर बात ना हो, अगर बात की जाएगी तो सोशल फैब्रिक डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैं अपने आप से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इस देश की ग्लोरी को, इस देश की जो सांस्कृतिक विरासत है, कल्चरल हेरिटेज है, उसको रेस्टोर करने के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता है, बात नहीं कर सकता है? सेक्युलरिज्म शब्द का अर्थ क्या है? आज मैं पूछना चाहता हूं, सेक्युलरिज्म शब्द जब संविधान में डिस्कस हुआ, केटी थॉमस साहब का, कोई भी मुझे चैलेंज करे आपके चैनल पे, कहना चाहता हूं 3 टाइम्स केटी थॉमस साहब का प्रपोजल रिजेक्ट हुआ, 3 टाइम्स। और अंबेडकर साहब ने जो उसमें स्पीच दी है उसको पढ़ना चाहिए। उन्होंने इस वर्ड को कहा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपने 42nd अमेंडमेंट लाके संविधान के प्रीएम्बल में सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड ऐड कर दिया।
सेकुलर वर्ड का मतलब क्या है, आज तक उसको परिभाषित नहीं किया गया। ओरिजिनल संविधान का प्रीएम्बल क्या कहता था? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और एंड में क्या लिखा हुआ है? वी ऑन दिस 26th day of November 1949 डू hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। मतलब हम 26 नवंबर 1949 को इस संविधान के लिए शपथ खाते हैं। आज आपने कभी ऐसा सोचा है या देखा है कि किसी देश की लीगल हिस्ट्री में ऐसा हुआ हो कि एक शपथ जो ली गई हो उसको रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड किया जा रहा है कि अच्छा उस दिन शपथ खाई थी, 2 बातें लिखना भूल गया तो अब ऐड कर देते। ये कभी आपने देखा है? तो ऐसा, और देखिए आप इस बात को ऐसे देखिए, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं। आप अगर इसको ऐसे देखें, जस्टिस रोहिंटन नरीमन जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, उन्होंने बात कही है कि आर्टिकल 14 और 15 में सबको इक्वालिटी का अधिकार है। आज अगर सरकार गवर्नेंस करेगी तो गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में या एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी धर्म के खिलाफ भेदभाव नहीं करेगी। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है जी। ये पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जहां पे किसी एक वर्ग को इक्वल राइट्स नहीं दिए हैं। यहां पे हर एक समाज को, हर एक धर्म को, हर एक जाति को इक्वल राइट्स दिए हैं भारतीय संविधान ने आर्टिकल 14 में, और आर्टिकल 15 में मैंडेट दिया है कि धर्म और जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद किस तरह की सेकुलरिज्म की हम बात कर रहे हैं? क्या आज मैं पूछना चाहता हूं, आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको रखना चाहता हूं, क्या आज सेकुलरिज्म से हम ये समझते हैं कि लोग सेकुलर होते हैं या सरकार सेकुलर होती है? मैं आपके सामने ये आर्गुमेंट प्रोजेक्ट करना चाहता हूं कि सेकुलर सरकार होती है, लोग कभी सेकुलर नहीं होते हैं, क्योंकि हर धर्म अपने रेलम में काम करता है। ठीक है, सही बात। आज एक हिंदू धर्म का मानने वाला, एक जैन धर्म का मानने वाला, एक सिख धर्म का मानने वाला, एक इस्लाम या मुस्लिम समाज को मानने वाला है, क्रिश्चियनिटी मान सकता है कि उसका जो रास्ता है वो सुप्रीम है। आप आज कैसे कह सकते हैं कि सारे धर्म बराबर हैं? सरकार कह सकती है, लोग नहीं कह सकते हैं। और जो लोग कह रहे हैं वो आपके सामने छल कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, एक आपको इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूं जी। गुरु नानक का, जरा सिख धर्म की आप पूरा इतिहास पढ़िए। एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का 2000 में, 2004 एससीसी में रिपोर्टेड जजमेंट है। तो उसमें कंट्रोवर्सी ये उठी कि क्या गुरु नानक का जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो क्या एक ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी है? क्या वो केस फाइल कर सकती है, या केस उसके खिलाफ फाइल हो सकता है, या उसके नाम पे संपत्ति दर्ज हो सकती है? 1921 में एक रेवेन्यू एंट्री हुई और जो सिख धर्म के जो पूरा गुरुद्वारा था वो गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहिब के नाम पे दर्ज कराया गया। अच्छा। तो कंट्रोवर्सी ये उठी कि गुरु ग्रंथ साहिब के नाम पे कैसे कोई संपत्ति दर्ज हो सकती है। तो ये मामला अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने आंसर किया, और मैं उस जजमेंट का आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, 2004 एससीसी। ठीक है। और उसमें ये होल्ड किया गया कि गुरु ग्रंथ साहिब इज अ ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी। ये एक ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी गुरु ग्रंथ साहिब, और ये कॉन्सेप्ट इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में नहीं है, ये कॉन्सेप्ट गुरु ग्रंथ साहिब में है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, मतलब मैं आपको एक कंपैरेटिव हिस्ट्री बता रहा हूं कि गुरु ग्रंथ साहिब को सुप्रीम कोर्ट ने ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी का दर्जा दिया है और कहा है कि गुरु ग्रंथ साहिब के नाम उसके नाम पे आप संपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इट्स अ ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी जी। तो हर धर्म का कॉन्सेप्ट अलग होता है। कहीं मॉस्क इज अ प्लेस ऑफ कॉन्ग्रीगेशन और कहीं पे टेंपल इज अ प्लेस ऑफ डिविनिटी। तो दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिलाया नहीं जा सकता है। इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि जो एक परसेप्शन बनाया जा रहा है, फॉल्स नैरेटिव बनाया जा रहा है कि लोग सेकुलर होते हैं, ये एक बेसिक छलावा है। हर आदमी एक दूसरे की इज्जत करेगा, सरकार किसी के धर्म के बीच में भेदभाव नहीं करेगी एडमिनिस्ट्रेशन में, ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है।